हेलो एवरीवन। आज हम लोग डिस्कस करेंगे सुपर पावर के बारे में। सो हर कोई चाहता है कि उसके पास कोई एक ऐसी सुपर पावर हो जिससे मतलब वो लड़ सके किसी से। तो हम सबके पास भी एक सुपर पावर है जो हम लोग उन लोगों से लड़ते हैं जो बहुत ही माइन्यूट हैं, जिन्हें हम देख भी नहीं सकते। तो वो सुपर पावर हमारी बॉडी की इम्यूनिटी है, जो हमें बाकी बैक्टीरियाज, वायरसेस इन सब से लड़ने में हेल्प करती है। सो इम्यूनिटी जो है वो दो टाइप्स की है बेसिकली, इन्नेट इम्यूनिटी और एक्वायर्ड और एडेप्टिव इम्यूनिटी भी जिसे कहा जाता है। इन्नेट इम्यूनिटी को हम लोग नेचुरल इम्यूनिटी और इनबॉर्न इम्यूनिटी भी कहते हैं, और यही नॉन स्पेसिफिक इम्यूनिटी के नाम से भी जानी जाती है। इसको नॉन स्पेसिफिक इसलिए कहा जाता है कि जब भी हमारी बॉडी में कोई फॉरेन एंटीजन एंटर करता है, सो ये बिना किसी रिकॉग्निशन पे उस पर अटैक कर देती है, उसको वहीं किल करने की कोशिश करती है। वो बाकी बॉडी पार्ट्स में ना फैल पाए, ना पहुंच पाए, उसको वहीं एट द साइट ऑफ इन्फेक्शन उसको वहीं किल करने की कोशिश करते हैं। इस टाइप की इम्यूनिटी को हम लोग इन्नेट इम्यूनिटी कहते हैं, और इसलिए ये नॉन स्पेसिफिक है। दूसरी जो हमारी एडेप्टिव और एक्वायर्ड इम्यूनिटी, वो हम इसलिए कहते हैं उसको एडेप्टिव क्योंकि एट द एज जब हम लोग ग्रो करते हैं तो हम लोग जो इम्यूनिटी एक्वायर करते हैं बाय आर एक्सपीरियंस, जो हमें डिजीज हुई है, तो वो दोबारा ना हो। तो अगर वो होती भी हो या उससे रिलेटेड एंटीजेंस हमारी बॉडी में एंटर करते हैं, तो वो उनको फिर रिकॉग्नाइज करके किल करती हैं। इस टाइप की इम्यूनिटी को हम लोग एडेप्टिव और एक्वायर्ड इम्यूनिटी कहते हैं। ये भी दो टाइप्स में डिवाइड हैं, एक्वायर्ड और एडेप्टिव इम्यूनिटी। वो दो टाइप्स कौन से हैं? पहला है एक्टिव इम्यूनिटी और दूसरा है पैसिव इम्यूनिटी। पैसिव इम्यूनिटी की बात अगर हम करें तो पैसिव इम्यूनिटी वही वो इम्यूनिटी है जो एंटीबॉडीज के थ्रू किसी को दी जाती है, जैसे ब्लड ट्रांसफ्यूजन एग्जांपल है इसका। ठीक है। और एक्टिव इम्यूनिटी में हमारे बी एंड टी सेल्स इन्वॉल्व होते हैं। तो ये हमारी एक्टिव इम्यूनिटी है, इसको लेटर हम लोग डिटेल में डिस्कस करेंगे। उससे पहले हम लोग जो इम्यूनिटी के जो कंपोनेंट्स है, मेन जो डब्ल्यूबीसी है जो हमें इम्यूनिटी प्रोवाइड कर रहा है थ्रू आउट द लाइफ, उनको उसको हम लोग उसके की पॉइंट्स और उसके जो कंपोनेंट्स हैं डब्ल्यूबीसी के, उनको डिस्कस करते हैं शॉर्ट में। WBCs are also called leukocytes and also called immunity of the human body. ल्यूकोसाइट्स डिवाइड हैं दो कैटेगरीज में, ग्रेनुलोसाइट्स एंड एग्रेनुलोसाइट्स। Granulocytes irregularly shaped nuclei with 2 to 5 lobes. The granules of these cells stain different. Granulocytes में जितने भी टाइप्स हैं ग्रेनुलोसाइट्स के, लाइक बेसोफिल्स, ईसोफिल्स एंड न्यूट्रोफिल्स, ये सारे ग्रेन्यूल्स कंटेनिंग साइटोप्लाज्म है इनका। इनके साइटोप्लाज्म में ग्रेन्यूल्स लाइक स्ट्रक्चर हैं जो इनको ग्रेनुलोसाइट्स की कैटेगरी में डालते हैं। सो बात करते हैं बेसोफिल की सबसे पहले। हेविली ग्रेनुलेटेड साइटोप्लाज्म, यहाँ पिक्चर में देख सकते हैं हम लोग, ये जो ब्लू ब्लू में दिख रहे हैं ये ग्रेन्यूल्स हैं, और ये इसका न्यूक्लियाई है जो बाइलोब्ड है, दो लोब्स हैं, ये दिख रहा है साफ। ठीक है। सो ग्रेन्यूल्स ऑफ बेसोफिल्स आर रेडली स्टेन बाय बेसिक डाई। किसी भी बेसिक डाई की हेल्प से हम लोग इसके ग्रेन्यूल्स को स्टेन करके इजिली देख सकते हैं लाइट माइक्रोस्कोप में। एग्जाम्पल डाइगा मिथाइलिन ब्लू। The granules of basophil contain vasoactive mediators, example histamine. अब vasoactive mediators होते क्या हैं? जब भी हमारी बॉडी किसी एंटीजन के थ्रू अटैक की जाती है, सो वहां पे इन्फेक्शन हो जाता है, और इन्फेक्शन के कुछ केसेस में ऐसा होता है कि वहां पे स्वेलिंग और इन्फ्लेमेशन हो जाता है, जिसकी वजह से हमें प्रॉब्लम हो रही होती है और हमें लगता है कि यहाँ पे बहुत ज्यादा इरिटेशन हो रही है और ये एक डिजीज भी हो सकती है। सो इन्फ्लेमेशन एक साइन और सिम्टम है किसी भी डिजीज के होने का, और ये एक तरह का एक गुड साइन है जो पैथोजन या फिर एंटीजन हमारी बॉडी में एंटर हुआ है। सो ये वैसोएक्टिव मीडिएटर्स उस जगह पे जाके उनसे फाइट करते हैं और उस पोर्शन को
स्वैल कर देते हैं। स्वैल करने से क्या होता है कि जो इन्फेक्शन है वो आपकी पूरी बॉडी में नहीं फैलता, वो उसी जगह तक रहता है, तब तक बाकी जो हमारे ब्लड के डब्ल्यूबीसी के जो कंपोनेंट्स हैं वो जाके उनको वहीं पे उनका इफेक्ट डिमिनिश करने की कोशिश करते हैं। सो इन्फ्लेमेशन एक गुड साइन है। अगर आपको स्वेलिंग हो रही है, और एक टर्म आती है इडिमा, मींस अगर आपकी स्वेलिंग में पस भी भरा हुआ है तो दैट मीन्स यू हैव 100% इन्फेक्शन। सो उसको लाइटली ना लिया जाए, और उसको ट्रीट करने में ही हमारी भलाई है। सो दीज आर वैसोएक्टिव मीडिएटर्स। नेक्स्ट हम आते हैं ईस्नोफिल्स पे। अभी हम लोग बात कर रहे हैं ग्रैनुलोसाइट्स की। ग्रैनुलोसाइट्स तीन में डिवाइड है, बेसोफिल, ईसोफिल्स एंड न्यूट्रोफिल्स। तो बेसोफिल हमने देख लिया, सेकंड है ईसोफिल्स। ईसोफिल्स टू लोब न्यूक्लियस देख सकते हैं, दो लोब्स हैं। ग्रैन्यूल्स साइटोप्लाज्म में प्रेजेंट है। Granules of eosinophils are acid-loving. Motile phagocytic cells. These are motile, or they have the ability to leave bloodstream and move in tissues. ये मूवेबल है, मीन्स ये ब्लड स्ट्रीम से किसी भी टिश्यूज में मूव कर सकते हैं, और जितने भी प्रोटोजोन्स डिजीज हैं ये उनसे हमें प्रोटेक्शन प्रोवाइड करते हैं। थर्ड है न्यूट्रोफिल। 3 to 5 लोब्स प्रेजेंट होते हैं, इसलिए मल्टीलोब न्यूक्लियस भी है ये। सो देख सकते हैं यहाँ पे 1 2 3 ग्रैन्यूल्स इसमें भी बहुत ज्यादा प्रेजेंट है। सो अगेन इसीलिए ग्रैनुलोसाइट्स की कैटेगरी में है। और यहाँ पे इस इमेज में यहाँ पे 3 लोब्स दिख रहे हैं, बट इसका मतलब ये नहीं है कि सिर्फ 3 ही होते हैं। ये कि कुछ केसेस में यहाँ पे चौथा भी हो सकता है और पांचवा भी हो सकता है। तो इसीलिए इसको पॉलीमॉर्फो न्यूक्लियर न्यूट्रोफिल कहा जाता है, बिकॉज ऑफ मल्टी लोब्ड न्यूक्लियस। मोस्ट ऑफ अबंडेंट न्यूक्लियस ल्यूकोसाइट इन ब्लड, सबसे ज्यादा अबंडेंसी न्यूट्रोफिल्स की रहती है ब्लड में, अराउंड 50 to 70%। दे आर एक्टिव फेगोसिटिक सेल्स। In neutrophils, the granules are of 3 types, 3 टाइप्स के होते हैं। एक चौथा भी लिख रखा है मैंने, secretory vesicles। मेन जो है ये 3 टाइप के होते हैं। अगेन ये बहुत डिटेल है, सो सिर्फ इसका नाम याद रखना ही इनफ होगा। Primary granules, also known as eosinophilic granules, secondary granules, also known as specific granules, tertiary granules, and the extra one, secretory vesicles. Next point, neutrophils are the first cells to migrate at the site of infection. Remember कि जब भी कोई infection होगा, neutrophils सबसे पहले उस साइट पे अटैक करते हैं, but they do not provide prolonged defense. लाइफ स्पैन इनका few days का, around 5 to 10 days भी हो सकता है, 15 days भी हो सकता है। नेक्स्ट हमारी कैटेगरी आती है ए ग्रेनुलोसाइट्स। ग्रेनुलोसाइट्स हमारा कंप्लीट हो गया। ए ग्रेनुलोसाइट्स की बात करें, दे आर वन लोब न्यूक्लियस, सिंगल लोब न्यूक्लियस है। मोनोन्यूक्लियर ल्यूकोसाइट्स। साइटोप्लाज्म अपीयर्स यूनिफॉर्म अंडर लाइट माइक्रोस्कोप। सिंपल। टाइप्स, दो टाइप्स में डिवाइड हैं ए ग्रेनुलोसाइट्स। वो दो टाइप्स कौन से हैं? फर्स्ट है मोनोसाइट्स एंड सेकंड वन इज लिम्फोसाइट्स। मोनोसाइट्स, दे आर लार्जेस्ट इन साइज, इनका साइज सबसे ज्यादा लार्ज होता है। बाकी जितने भी हम लोग डब्ल्यूबीसी के कंपोनेंट्स की अगर बात करें तो मोनोसाइट सबसे ज्यादा लार्ज होते हैं। यहाँ पे डायग्राम भी है मोनोसाइट का, ये आप लोग ड्रॉ भी कर सकते हैं। और they contains lysosomes. Lysosomes we know suicidal bags. By engulfing other cells they kill themselves. They are phagocytic cells, means engulfment के through kill करते हैं, और ये blood में circulate होते हैं। Migrate into tissues where they differentiate into macrophages. यहाँ पे एक ये term आई है macrophages। ये inactivated form में blood में रहते हैं, और अगर इस फॉर्म में ये फाइट करते हैं, अगर ये होता है, अगर इनकी जरूरत टिश्यूज में जब पड़ती है, सो ये अपने आप को डिफरेंशिएट कर लेते हैं, अपना डिवीजन कर लेते हैं, और टिश्यूज में माइग्रेट करते हैं इन द फॉर्म ऑफ मैक्रोफाजेस। अपने आप को डिफरेंशिएट कर लेते हैं मैक्रोफाजेस में। मैक्रोफाजेस आर द लार्ज डब्ल्यूबीसी विच ईट और एनगल्फ माइक्रोब्स। सिंपल। Macrophages are resident in all tissues. They are long-lived cells.
इनकी लाइफ काफी लंबी होती है। दे डू फेगोसाइटोसिस। यहाँ पे स्ट्रक्चर बनाया है मैक्रोफेजेस का, और यहाँ पे दिखा रहे हैं कि ये मैक्रोफेज जो है कुछ साइटोकाइंस लाइक केमिकल सब्सटेंस रिलीज करते हैं, साइटोकाइंस। ये आगे हम लोग डिस्कस करेंगे साइटोकाइंस। दे डू फेगोसाइटोसिस। टाइप्स की बात अगर हम करें तो दो टाइप्स के हैं मैक्रोफेजेस। फर्स्ट इज फ्री मैक्रोफेजेस एंड दूसरा है फिक्स मैक्रोफेजेस। फ्री मैक्रोफेजेस वो होते हैं जो इजिली वन टिश्यू टू अनदर टिश्यू इजिली रोम कर सकते हैं, मोटाइल होते हैं, मींस मूव कर सकते हैं। फिक्स मैक्रोफेजेस जो हैं वो एक ही जगह फिक्स रहते हैं, लाइक लिवर के जो कफर सेल्स है वहां पे ये वाले फिक्स मैक्रोफेजेस वो वहीं पे हमेशा प्रेजेंट रहेंगे, वो दूसरे टिश्यूज में कभी मूव नहीं करते। मोनोसाइट्स की बात खत्म होती है तो दूसरा टाइप आता है हमारा लिम्फोसाइट्स। लिम्फोसाइट्स जो दे आर द मेन टाइप्स ऑफ सेल फाउंड्स इन लिम्फ। यहाँ पे एक डायग्राम भी बना है लिम्फोसाइट का। एक मैच्योर लिम्फोसाइट है, ऑल अराइज इन बोन मैरो। ये सारे बोन मैरो में बनते हैं। लिम्फोसाइट्स अगेन दो टाइप्स के हैं, लार्ज एंड स्मॉल। लार्ज की कैटेगरी में आएगा हमारा एनके सेल। एनके सेल की फुल फॉर्म है नेचुरल किलर सेल, ठीक है। और सेकंड जो है स्मॉल लिम्फोसाइट्स। स्मॉल लिम्फोसाइट्स में हमारा हमने ये बहुत जगह पढ़ा है बायोलॉजी में, बी लिम्फोसाइट्स एंड टी लिम्फोसाइट्स। स्मॉल में हमारे बी लिम्फोसाइट्स और टी लिम्फोसाइट्स आएंगे। सो आप इनका डिवीजन समझिए कि किस तरीके से इनका डिवीजन हो रखा है आगे। इससे फिर आपको कंफ्यूजन नहीं होगी। तो पर्टिकुलर जब हम लोग इम्यूनोलॉजी पढ़ते हैं सो बहुत ज्यादा कंफ्यूजन होती है कि अब एन के सेल ने अटैक किया, बी लिम्फोसाइट्स आए, टी लिम्फोसाइट्स आए। सो बहुत कंफ्यूजिंग है इम्यूनोलॉजी। सो उससे पहले आपके ये टर्म्स बहुत क्लियर होने चाहिए कि एनके सेल्स क्या होते हैं, ये कहाँ से डिवीजन हुआ है इनका, बी लिम्फोसाइट्स क्या है, टी लिम्फोसाइट्स क्या है। सो ये पता होना चाहिए। सो एनके सेल्स दे आर लार्ज लिम्फोसाइट्स distinct in granular cytoplasm. These are non-phagocytic cells. Remember one thing, they are non-phagocytic cells. They do not engulf other cells. They just attack and kill infected or cancerous body cells by secreting toxins onto their surfaces. NK cells play a role in defense against both intracellular and extracellular pathogen, means within the cell or between the cell. जितने भी पैथोजन अगर सेल के अंदर हैं सो ये उनको भी डिफेंस करेगा, और जो सेल के बीच में है उन्हें भी डिफेंस करेगा, उन्हें भी किल करेगा। नेक्स्ट हमारा आता है बी एंड टी सेल। ये स्मॉल लिम्फोसाइट्स हैं। दे आर डिस्टिंग्विश्ड बाय सरफेस प्रोटीन। इनका स्ट्रक्चर ऑलमोस्ट सेम ही होता है, बट इनमें डिफरेंशिएशन इनके सेल मेम्ब्रेन पे जो प्रोटीन्स होते हैं, सरफेस प्रोटीन्स, उनसे किया जाता है। बिकॉज बी सेल के ऊपर होते हैं बी सेल रिसेप्टर्स और टी सेल के ऊपर होते हैं टी सेल रिसेप्टर्स। इन्हीं के बेसिस पे इनका डिफरेंशिएशन किया जाता है। सो बी एंड टी सेल मैंने स्टार्टिंग में इम्यूनिटी में ही बताया था कि जो हमारी एडेप्टिव और एक्वायर्ड इम्यूनिटी है, तो उसमें जो हमारी एक्टिव इम्यूनिटी है वो इनकी वजह से होती है, बी एंड टी सेल की हेल्प से। और जो पैसिव इम्यूनिटी है वो हम लोग एंटीबॉडीज बाहर से किसी दूसरे पर्सन को ट्रांसफर करके हम लोग जो एंटीबॉडीज देते हैं और इम्यूनिटी प्रोवाइड करते हैं उससे कहते हैं पैसिव इम्यूनिटी। और वो भी लाइफ टाइम इम्यूनिटी होती है, एक्वायर्ड इम्यूनिटी होती है, जो आपको लाइफ टाइम डिजीज से बचाएगी। बी सेल को डिटेल में देखते हैं। दे मैच्योर इन बोन मैरो, दे सर्कुलेट इन ब्लड, सिंपल, डिस्पर्स इनटू वेरियस लिम्फॉइड ऑर्गन्स वेयर दे बिकम एक्टिवेटेड। जितने भी लिम्फॉइड ऑर्गन्स हैं ये वहां पे जाते हैं, मतलब बोन मैरो में फॉर्म होने के बाद जितने भी लिम्फॉइड ऑर्गन्स हैं वहां जाएंगे और ये वहां एक्टिवेट होंगे। बी सेल एक्टिवेशन ये एक अलग ही टॉपिक है और इसका एक पूरा प्रोसेस है कि किस तरीके से बी सेल एक्टिवेट होता है। द सेल सरफेस एंटीजन रिसेप्टर आर नोन एज बी सेल रिसेप्टर, और यही बी सेल है जो जिनके ऊपर बी सेल रिसेप्टर लगा होता है इन द फॉर्म ऑफ एंटीबॉडीज। बी सेल्स क्या हैं, ये सिक्रीट करते हैं एंटीबॉडीज। मैच्योर एक्टिवेटेड बी सेल इज कॉल्ड प्लाज्मा सेल। जब बी सेल जो है वो एक्टिवेशन हो जाता है तो वो मैच्योर बी सेल में
कन्वर्ट हो जाता है और जिसे हम प्लाज्मा सेल कहते हैं, और वही प्लाज्मा सेल सिक्रीट करता है एंटीबॉडीज। Antibodies are soluble proteins which are secreted by plasma cells. They bind to specific antigens. कोई भी एंटीजन आएगा, हर एंटीजन स्पेसिफिक होता है एक पर्टिकुलर एंटीबॉडीज के। सो इनका काम ये है कि अगर कोई एंटीजन जो बाकी कंपोनेंट्स के नजर में नहीं आया, वो उसको आइडेंटिफाई नहीं कर पाए, सो ये जो हमारे डेंड्रिटिक सेल्स हैं, वो आगे मैं डिस्कस करूंगा। डेंड्रिटिक सेल्स क्या करते हैं, वो बी और टी सेल्स को इंफॉर्मेशन सेंड करते हैं कि कोई एक फॉरेन एंटीजन हमारी बॉडी में एंटर किया है और आप उसको प्लीज रिकॉग्नाइज कीजिए और उसके अगेंस्ट एक पर्टिकुलर एंटीबॉडी बनाइए जो उसके एंटीजेंस पे जाके एंटीजेंस को कैप्चर करे और किल करे। नेक्स्ट, टी सेल, इट मैच्योर्स इन ऑर्गन कॉल्ड थाइमस। ये थाइमस में मैच्योर होते हैं, बनते ये भी बोन मैरो में। देयर सेल सरफेस एंटीजेंस आर टी सेल, टीसीआर, टी सेल रिसेप्टर्स। दो टाइप्स के होते हैं टी सेल। अगेन यहाँ पे नोट करने वाली बात है कि टी सेल का फिर से आगे डिवीजन हुआ है दो टाइप से, हेल्पर टी सेल्स, किलर टी सेल्स, और ये फर्दर और आगे इनका डिवीजन है। सो मैंने सिर्फ एक ओवरव्यू दिया है, आगे ये बहुत सारे CD4 प्लस CD8 प्लस ये उनमें डिवाइड होते हैं। सो जो ये बेसिक है, मैं सिर्फ बेसिक बता रहा हूँ। सो दो टाइप्स में टी सेल डिवाइड है, फर्स्ट है हेल्पर टी सेल्स और दूसरा है किलर टी सेल्स। हेल्पर टी सेल्स नाम से साउंड कर रहा है हेल्पर, ये हेल्प करते हैं टू स्टिमुलेट बी सेल्स टू मेक एंटीबॉडीज। ये टी सेल्स अगेन ये हेल्प करते हैं बी सेल्स को कि आप एंटीबॉडीज बनाइए पर्टिकुलर एंटीजेंस के। Killer T cells directly kill cells that have been infected by foreign invader. ये डायरेक्टली किल कर देते हैं। Activated T cells found to treat difficult cancers like lung cancer. अगर हमारे हाँ, इस चीज पे मैं एक चीज यहाँ पे बताना चाहता हूँ कि जो टी सेल्स हैं इनको कैंसर थेरेपीज में काफी यूज किया जाता है। इनको यूज किया जाता है कि जितने भी कैंसर्स हैं वो ये मतलब इनमें क्षमता होती है कि ये कैंसर सेल्स को किल कर देते हैं। तो मेरे पास एक वीडियो है, मैं वो शेयर करना चाहता हूँ आपके साथ कि किस तरीके से टी सेल्स जो हैं वो हमारे कैंसर सेल्स को किल करते हैं। सो वीडियो आप देखें। ये एक कैंसर सेल है और ये जो छोटे छोटे दिख रहे हैं बॉल्स, ये हमारे टी सेल्स हैं। यहाँ पे दिख रहा है ये 3 टी सेल्स इसको किस तरीके से किल कर रहे हैं, और ये सर्कल को फॉलो कीजिए किस तरीके से टी सेल्स कैंसर सेल को किल कर रहे हैं। वाओ, बहुत ही मतलब अच्छा लग रहा है देख के कि हमारी बॉडी में इतने ज्यादा फाइटर्स हैं जो हमें इतना प्रोटेक्ट करके रखते हैं। सो ये किसी सुपर पावर से कम नहीं है। सो आई होप वीडियो अच्छी लगी होगी आपको, टी सेल वाली। तो अब कुछ अलग सेल्स की बात करते हैं, डेंड्रिटिक सेल्स और मास्ट सेल्स। डेंड्रिटिक सेल्स ये यहाँ पे अलग इसका डायग्राम बना हुआ है, ये स्टार शेप्ड इसकी मॉर्फोलॉजी है। ये स्किन और म्यूकस मेम्ब्रेन में प्रेजेंट होते हैं। परफॉर्म एंटीजन कैप्चर, इनका काम क्या है, एंटीजन कैप्चर करना और उनको प्रेजेंट करना टी सेल्स का, जैसा कि मैंने अभी ऊपर बताया आपको। Once activated, dendritic cells migrate to the lymphoid tissues where they interact with T cells and B cells to initiate adaptive immune response. Adaptive immune response में मैंने पहले ही बताया था कि adaptive immunity में B और T cells बहुत ही बड़ा रोल प्ले करते हैं। So ये जो डेंड्रिटिक सेल्स हैं ये एक्टिवेट जब हो जाते हैं, सो ये लिम्फोइड टिश्यूज में माइग्रेट करते हैं और इंटरैक्ट करते हैं बी और टी सेल्स से। बेसिकली ये करते क्या है मैं बताता हूँ कि जो एंटीजन आया है ये उनको डाइजेस्ट कर लेते हैं। डाइजेस्ट करने के बाद अगर डाइजेस्ट कर लेते हैं, अगर डाइजेस्ट नहीं कर पाते तो अलग मैकेनिज्म चलेगा। अगर डाइजेस्ट कर लेते हैं तो उसका डाइजेस्ट पोर्शन ये बी और टी सेल्स को
सौंप देते हैं और उनको प्रेजेंट कर देते हैं। सो प्रेजेंट करने के बाद बी और टी सेल्स उसको कोशिश करेगा किल करने की, और बी सेल्स कोशिश करेगा उसकी एंटीबॉडीज बनाने की, कि नेक्स्ट टाइम अगर वो पर्टिकुलर एंटीजन दोबारा एंटर करता है, सो ऑलरेडी हमारे पास उसकी एंटीबॉडीज हैं, तो हम लोग इजीली उससे फाइट कर सकते हैं। सो एडेप्टिव इम्यून रिस्पॉन्स, इसीलिए इसको एडेप्टिव कहा जाता है। मास्ट सेल, यहाँ पे स्ट्रक्चर बना हुआ है मास्ट सेल का, इसमें भी यहाँ पे हिस्टामिन्स रिलीज होते हुए दिखा रहे हैं। तो हिस्टामिन हम लोग पढ़ चुके हैं ऊपर ऑलरेडी, एक वैसो एक्टिव मीडिएटर है। मास्ट सेल देखते हैं। मास्ट सेल आर लॉन्ग लिव्ड टिश्यू रेसिडेंट सेल्स, okay, with an important role in many inflammatory settings including host defense to parasitic infection and in allergic reactions. Simple. They found at mucosal surface of the gut and lungs, in the skin and around the blood vessels. ये हमारी जो म्यूकस मेम्ब्रेन है गट की और लंग्स की, ये उनमें प्रेजेंट रहते हैं कि सपोज अगर कोई बैक्टीरिया या वायरस एंटर किया है, तो ये उनको म्यूकस मेम्ब्रेन के थ्रू फीसिस में ले जाते हैं और वहां से कोशिश करते हैं कि वहां से ये इसको थ्रोन आउट कर दें, इन द फीसिस के थ्रू इनको बाहर निकाल दे। तो ये एक हमारा जो हमारे स्किन की एक यहाँ पे स्किन ऐड करना चाहूंगा। स्किन हमारा सबसे एक्सटर्नल बैरियर है जो हमें डिफरेंट डिजीज से बचाता है, और डिफरेंट एंटीजेंस जो है वो इजीली ना घुस जाए। लेकिन अगर फिर भी घुस जाते हैं और वो म्यूकस मेम्ब्रेन में चले जाते हैं, तो म्यूकस मेम्ब्रेन में हमारे मास्ट सेल हैं और ये उनके थ्रू फीसिस में उनको पहुंचा देता है, और वहां से वो हमारे एंटीजेंस वगैरह निकल जाते हैं। सो आप देख सकते हैं कि किस तरीके से हमारे ये जो सुपर हीरोज हैं, जिन्हें हम मतलब सुपर हीरोज ही कह सकते हैं, जो हमारी बॉडी में 24/7 लड़ते रहते हैं। Mast cells are key players in the inflammatory response, as they can be activated to release a wide variety of inflammatory mediators like histamines, cytokines. Cytokines chemicals substance होते हैं जो आपकी different types of immunity को immunity करने में हेल्प करते हैं। जैसे हमारे बी और टी सेल्स में ह्यूमोरल और सेल मीडिएटेड इम्यूनिटी का एक कॉन्सेप्ट आता है, तो उनमें साइटोकाइंस का बहुत बड़ा रोल है। सो ये अलग एक टॉपिक है, सो आपको पता होना चाहिए बस इतना शॉर्ट में कि साइटोकाइंस भी एक इन्फ्लेमेटरी मीडिएटर्स हैं, जो कि इनके बहुत सारे टाइप्स हैं, इंटरल्यूकिन 4, इंटरल्यूकिन 2, TNF अल्फा, TNF गामा। सो ये सारे मास्ट सेल्स में। Mast cell derived from bone marrow, obviously. They are released into blood as mast cell progenitors and do not fully mature until they recruited to tissues. ये blood में एज अ प्रोजेनाइटर्स की फॉर्म में, इनएक्टिवेटेड फॉर्म में रहते हैं until जब तक कोई एंटीजन या फिर इनको सिग्नल ना मिला हो एंटीजन का कि टिश्यूज में एंटीजन का अटैक हुआ है। और ये एक्टिवेटेड किन से होते हैं? एक साइटोकाइन है जिसका नाम है स्टेम सेल फैक्टर, जो मास्ट सेल डेवलपमेंट और प्रोलिफरेशन के लिए रिस्पॉन्सिबल है, जो मास्ट सेल को एक्टिवेट करता है, उसका डेवलपमेंट करता है, उसका डिवीजन करता है, उसको सरवाइव करने में हेल्प करता है। सो ये हमारे मेन सेल्स थे, और जो WBCs जो थे उनके डिफरेंट कंपोनेंट्स थे, जो हमें इम्यूनोलॉजी पढ़ने से पहले पता होने चाहिए कि इनकी और भी डिटेल्स हैं बहुत ज्यादा। आप जितना डिटेल में जाओगे आपको उतनी डिटेल्स मिलेगी, बट मेरे हिसाब से एक बेसिक ओवरव्यू हमें पता होना चाहिए। सो इस वीडियो में इतना ही। अगर आपको वीडियो पसंद आया तो प्लीज शेयर कीजिएगा इसको, एंड थैंक यू सो मच।